हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी प्रतीक कौशिक। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का हमारी क्विक रिवीजन सीरीज में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं आपके तीन टॉपिक, एडवांस टैक्स, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स जिसको हम प्यार से बोलते हैं एएमटी, और आपका एक डिडक्शन बच रहा था, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA का। ठीक है, तो ये जो तीनों ही टॉपिक हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इससे बहुत सारे एमसीक्यूज, केस सिनेरियोज या फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी जो है एग्जाम में आपके देखे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से हमारे जो है तीन ये टॉपिक्स का रिवीजन। सबसे पहले हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे आपका एडवांस टैक्स। चलिए, सबसे पहले जानते हैं कि एडवांस टैक्स होता क्या है। तो देखो, एक कंसेप्ट होता है प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर में क्या होता है कि हम वह ईयर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी इनकम को अर्न करते हैं। मतलब वो ईयर जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी इनकम अर्न करते हैं, उसको हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं। जैसे कि प्रीवियस ईयर 24-25। फिर एक होता है असेसमेंट ईयर, मतलब वह ईयर जिसमें जो भी इनकम हमने प्रीवियस ईयर में कमाई थी उस प्रीवियस ईयर की इनकम पे हमें टैक्स पे करना पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में इनकम कमाओ, असेसमेंट ईयर में क्या कर दो, टैक्स पे कर दो, जिसको हम बोलते हैं जैसे कि असेसमेंट ईयर 25-26। तो बताओ जनरल रूल क्या होता है? जनरल रूल ये होता है कि जो भी हमने इनकम अर्न की है किसमें, प्रीवियस ईयर में, जैसे कि 24-25 में, तो उसका हम टैक्स पे करना पड़ता है हमें कब, असेसमेंट ईयर, मतलब कि असेसमेंट ईयर 25-26 में। तो प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न करो और असेसमेंट ईयर में उसमें क्या कर दो, टैक्स पे कर दो, इसको बोलते हैं जनरल रूल। लेकिन एडवांस टैक्स है, एडवांस टैक्स के प्रोविजन ये कहते हैं कि जो भी आपने इनकम अर्न की है ना भैया प्रीवियस ईयर में, उस पर क्या करो, आप प्रीवियस ईयर में ही टैक्स पे कर दो। क्या कर दो, प्रीवियस ईयर की इनकम पे जब प्रीवियस ईयर में टैक्स पे हो जाता है तो उसका बोलते हैं एडवांस टैक्स। मतलब आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर में तक का वेट करने की जरूरत नहीं है। जो भी आप इनकम अर्न कर रहे हो प्रीवियस ईयर में, उसको आप प्रीवियस ईयर में क्या कर दो, टैक्स पे कर दो। इसको हम बोलते हैं एडवांस टैक्स। ठीक है, नाम से भी पता चल रहा है ना कि हमने एडवांस में क्या कर दिया, अपना टैक्स पे करते हैं। क्योंकि वास्तव में जो हमें टैक्स पे करना होता है वो कब करना होता है, असेसमेंट ईयर में पे करना होता है। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो एडवांस टैक्स है, एडवांस टैक्स किस किस को पे करना होता है। तो ध्यान रखना, ये जो एडवांस टैक्स है सारे के सारे एसएससी को पे करना होता है। यहाँ पर किसी भी एसएससी को कोई रिलैक्सेशन नहीं है। प्लस ध्यान रखना कि इसमें जो टैक्स लाइबिलिटी है, वो टैक्स लाइबिलिटी यदि आपकी फाइनेंशियल ईयर की 10,000 है और उससे ज्यादा की है तो आप पे प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। और इसमें ध्यान रखना कि यदि आप रेजिडेंट सीनियर सिटीजन हो, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन हो जिसका पीजीवीबी का इनकम नहीं है, तो ध्यान रखना उस केस में उसको एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। वहीं उसकी जो एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी है वो 10,000 रुपया उससे ज्यादा की आती है। इस पर बहुत ज्यादा जो है एमसीक्यू इस पे पूछे जाते हैं। मतलब ये जो तीन टॉपिक ये जो है इसमें जो है आपके लूज एमसीक्यू बहुत आते हैं कि एडवांस टैक्स किसको पे करना पड़ता है। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पे एडवांस टैक्स है, तो एडवांस टैक्स पे करने के लिए एडवांस टैक्स कंप्यूट करना पड़ेगा। तो वो एडवांस टैक्स कंप्यूट कैसे करते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें एडवांस टैक्स कंप्यूट करने के लिए हमें एस्टिमेटेड इनकम निकालनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एस्टिमेटेड टोटल इनकम निकालते हैं। उस एस्टिमेटेड टोटल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट कर देते हैं। फिर जो भी हमारे टीडीएस टीसीएस बचे हुए हैं, वो टीडीएस टीसीएस जो एक्चुअल में डिडक्टेड हुए हैं वही वाले लेते हैं, फ्यूचर टीडीएस को कंसिडर नहीं किया जाता है। और इस तरीके से हमारे यहाँ पे नेट एडवांस टैक्स पेबल निकल जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, जो भी आपकी एस्टिमेटेड टोटल इनकम होती है वो लेते हैं, और उस एस्टिमेटेड टोटल इनकम पे टैक्स निकालते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडवांस टैक्स। तो इसके लिए हम एस्टिमेटेड टोटल इनकम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात आती है कि ये जो नेट है, अब ये जो एडवांस टैक्स की हमने कैलकुलेशन कर दिया कि इतना एडवांस टैक्स हमें पे करना है, वो एडवांस टैक्स पे कैसे होता है, तो ध्यान से समझना, ये जो एडवांस टैक्स है ये हमारा इंस्टॉलमेंट्स में पे होता है। ठीक है, ये जो एडवांस टैक्स हमारा इंस्टॉलमेंट पे होता है, और कितनी इंस्टॉलमेंट पे होता है, ये हमारा 4 इंस्टॉलमेंट पे होता है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो 4 इंस्टॉलमेंट है केवल उसी पे अप्लीकेबल होती है जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को ऑप्ट नहीं करता है। ठीक है, जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन होता है 4480 वाला, वो एसएससी जो इसको ऑप्ट नहीं करता है, उसको 4 इंस्टॉलमेंट पे यहाँ पे क्या करना पड़ता है, एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है। अब यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट होती है ये क्वार्टरली होती है। मतलब जैसे कि ये क्वार्टरली पे होता है, अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर, जून जुलाई ठीक है ना, जुलाई अगस्त सितंबर सेकंड क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर थर्ड क्वार्टर, और यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च कौन सा, फोर्थ क्वार्टर। तो फर्स्ट क्वार्टर का जो एडवांस टैक्स है वो आपके 15 जून तक क्या करना, पे करना पड़ता है। सेकंड क्वार्टर का आपको 50 सितंबर, थर्ड क्वार्टर का 50 दिसंबर, और फोर्थ क्वार्टर का 15 मार्च तक आपको सारा का सारा अपना जितना भी एडवांस टैक्स है वो पे करना पड़ता है। अब अमाउंट कितना पे करना पड़ता है, तो उसके लिए स्पेसिफिक परसेंटेज दे रखी है आपको। फर्स्ट यहाँ पे क्वार्टर में कितना, 15% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी पे करनी पड़ती है। सेकंड क्वार्टर में जो भी आपकी 45% है वो पे करना पड़ता है। लेकिन उसमें से जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पे कर दिया उतना क्या कर दोगे, इसमें से लेस कर दोगे, फिर नेट अमाउंट क्या कर लेते हैं, हम पे कर देते हैं। थर्ड क्वार्टर में आपका यहाँ पे 75% का जो है अमाउंट पे होता है। उसमें से जो आपने प्रीवियस इंस्टॉलमेंट में पे कर दिया वो लेस कर देते हैं, और जो फोर्थ क्वार्टर उसमें 100% यहाँ पे करना पड़ता है, उसमें जो प्रीवियस इंस्टॉलमेंट थी वो लेस कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे 4 रेट्स है, 15%, 45%, 75% और फिर 100%। तो इस तरीके से 4 इंस्टॉलमेंट में ये जो एडवांस टैक्स है वो एडवांस टैक्स पे होता है। अब बता दें कि जो ऐसे जो यहाँ पे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट करते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, तो ध्यान रखना, उनके केवल उनके लिए सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट होती है। वो इंस्टॉलमेंट होती है आपकी 50th मार्च की। यहाँ पे 50th मार्च तक उनको सारा का सारा एडवांस टैक्स अपना पे करना पड़ता है।
अब बात आती है कि यहाँ पे यदि आपने मान लो कोई एडवांस टैक्स है, वो एडवांस टैक्स या तो आपने पे नहीं किया, फिर आपने शॉर्ट पे किया, ठीक है, या फिर आपने इंस्टॉलमेंट में कोई डेफरमेंट कर दिया, तो उस केस में इसका क्या कंसिक्वेंसेस होंगे। तो देखो इस केस में आपको दो तरीके से इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है, एक तो 234 बी का इंटरेस्ट और एक 234 सी का इंटरेस्ट। अब ये 234 बी और सी के इंटरेस्ट क्या होते हैं ये आप देखते हैं कि 234 बी का इंटरेस्ट कब अप्लीकेबल होता है, या तो आपने कोई एडवांस टैक्स पे नहीं किया, या फिर आपने जो एडवांस टैक्स पे किया है वो आपके टोटल असेस्ड टैक्स जो है, मतलब आपकी जो फाइनल टोटल टैक्स लायबिलिटी है उसके 90% से कम पे किया है, तो उस केस में यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, 234 बी पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अब इंटरेस्ट की लायबिलिटी कितनी बनती है, तो जो उतना भी आपका डिफरेंस अमाउंट, मतलब आपकी जो असेस्ड टैक्स है माइनस एडवांस टैक्स पेड, उसका आपको यहाँ पे 1% पर मंथ पार्ट ऑफ द मंथ आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो बात आती है कि सर असेस्ड टैक्स कैसे निकलता है, तो असेस्ड टैक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि आपको टैक्स कैलकुलेट करना पड़ता है किस पे, जो टोटल इनकम आपकी डिटरमाइन हुई है अंडर सेक्शन 143(1), मतलब आपकी जो इंटीमेशन वाली इनकम है उस इंटीमेशन वाली इनकम पे आपको क्या करना पड़ता है, टैक्स निकालना पड़ता है। उसमें से आपकी जितनी भी क्रेडिट है, यानी कि टीडीएस टीसीएस की क्रेडिट, रिलीफ 89 की क्रेडिट और आपका एएमटी क्रेडिट, वो आप लेस कर दो तो फाइनल अमाउंट बचेगा वो आपको असेस टैक्स होगा, मतलब फाइनल टोटल टैक्स लायबिलिटी है आपकी। इसको कंपेयर करते हैं आपके एडवांस टैक्स पे, यदि आपने इसके 90% के बराबर पे कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, इससे कम पे किया तो फिर आपको 234 बी का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इसमें ध्यान रखना कि आपने जो एडवांस टैक्स पे किया, आपने जो भी एडिशनल टैक्स पे किया है 140 बी, मतलब जो अपडेटेड रिटर्न आप भरते हो उसमें जितना भी आपने एडिशनल टैक्स पे किया है वो एडिशनल टैक्स हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट बात आती है कि सर पीरियड कौन कितना कंसीडर करेंगे, तो ध्यान रखना 31 मार्च तक जो आपने पे कर दिया उस कोई दिक्कत नहीं, ये जो इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता है आपका 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, तब तक चलेगा जब तक आप अपना फाइनल टोटल टैक्स पे करते हो, वहां तक ये आपको टैक्स जो है पीरियड कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसमें जो मेन चीज है वो ये है कि जो 234 बी का इंटरेस्ट है वो आपके यहाँ पे किस में निकलता है, ये जो 143 की इनकम होती है इस पे कैलकुलेट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्ट 234 सी, तो 234 सी का इंटरेस्ट कब लगता है कि या तो आपने कोई एडवांस टैक्स पे नहीं किया, या फिर जो आपने एडवांस टैक्स पे किया है वो आपने स्पेसिफाइड परसेंटेज से कम पे किया, मतलब आपने ये जो परसेंटेज दे रखी है परसेंटेज के बराबर पे नहीं किया। लेकिन ध्यान रखना इसमें रिलैक्सेशन है, वो रिलैक्सेशन है आपका, यदि आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यदि आपको 12% पे कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, और सेकंड इंस्टॉलमेंट यदि आपने आपको 36% पे कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपको टैक्स, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन बाकी के केस में आपको यहाँ पे फिर क्या है, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब बात आती है कि जो ठीक है, अब बात आती है कि सर कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो जितना भी आपका शॉर्टफॉल हुआ है एडवांस टैक्स वो ले लो, और उसका 1% पर मंथ, और कितना 3 या फिर 1 मंथ आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। अब ये शॉर्टफॉल है, शॉर्टफॉल कैसे निकालते हैं, तो शॉर्टफॉल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले आपका फर्स्ट क्वार्टर के लिए देख लो कि कितना आपका यहाँ पे टैक्स ऑन रिटर्न इनकम है, ठीक है। उस टैक्स ऑन रिटर्न इनकम का कितना 15% ले लो, और जितना भी आपने पे किया है वो अमाउंट ले लो, जो भी डिफरेंस है वो शॉर्टफॉल है, और शॉर्टफॉल पे आपको 3 मंथ का अमाउंट पे करना पड़ता है। सेम कैलकुलेशन होती है यहाँ पे हर एक क्वार्टर के लिए, लेकिन ध्यान रखना जो फर्स्ट 3 क्वार्टर होता है उसमें आपको 3 मंथ्स का इंटरेस्ट टाइम पीरियड कंसीडर करना पड़ता है, और जो लास्ट वाला आपका जो इंस्टॉलमेंट होता है जिसकी ड्यू डेट 15 मार्च होती है, तो उस केस में आपको 1 मंथ का टाइम पीरियड कंसीडर करना पड़ता है। अब बताते हैं कि सर यहाँ पे जो टैक्स ऑन रिटर्न इनकम है, टैक्स ऑन रिटर्न इनकम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो जो भी आपका टैक्स ऑन रिटर्न इनकम है इसको निकालने के लिए क्या करो कि जो भी आपने रिटर्न डिक्लेयर किया आपकी आरओआई में, जो भी आपने अपनी टोटल इनकम डिक्लेयर की इसमें आपकी रिटर्न ऑफ इनकम में, मतलब जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हो उस समय जो आप रिटर्न इनकम डिक्लेयर कर रहे हो ना, वो इनकम पे आप टैक्स ले लो कितना है, उस इनकम पे आप टैक्स ले लो कितना है, मतलब टैक्स एज पर आरओआई ले लो कि आप आरओआई फाइल करते समय कितना टैक्स पे कर रहे हो वो ले लो। उसमें से आपकी जो टीडीएस टीसीएस का क्रेडिट है लेस कर दो, कोई रिलीफ अंडर सेक्शन 89 है लेस कर दो, और यदि आपका कोई एएमपी क्रेडिट है वो लेस कर दो, तो जो फाइनल अमाउंट बच जाएगी वो आपका टैक्स किस पे निकल जाएगा, रिटर्न इनकम पे। और जो टैक्स ऑन रिटर्न इनकम है ना उसको यहाँ पर इस कैलकुलेशन में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो दो चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना, 234 बी का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे उसके लिए हम यहाँ पे आपका 143(1) का इनकम कंसिडर करते हैं, ठीक है ना, उस पर टैक्स निकालते हैं। और जो 234 सी का जो इंटरेस्ट निकलते हैं उस केस में टैक्स लेते हैं किस पे, आपकी आरओआई वाली इनकम पे लेते हैं, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। अब कुछ केसेस आते हैं कि जहाँ पे 234 सी का जो इंटरेस्ट है वो नहीं लगता, तो देखो यदि आपने जो 234 सी का जो शॉर्टफॉल हुआ है ना वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि आप प्रॉपर एस्टिमेशन नहीं कर पाए इनकम का, और वो किसी वजह से नहीं कर पाए, कैपिटल गेन की वजह से नहीं कर पाए, या फिर बिनिंग फ्रॉम लॉन्ग क्रॉसवर्ड पजल की गेन की वजह से नहीं कर पाए, इस इनकम की वजह से नहीं कर पाए, या फिर आप फर्स्ट टाइम पीजीबी भी था इसकी वजह से नहीं कर पाए, या फिर आपकी कोई डिविडेंड इनकम कौन सी, डिविडेंड अदर देन 2 ए वाला, तो इस केस में ये 4 तरीके की इनकम है, 4 टाइप की इनकम के वजह से आपका इनकम अंडर एस्टिमेट हो गया और आपका शॉर्टफॉल हो गया, तो इस वजह से फिर अब आपका यहाँ पे 234 सी का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। एक यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है कि यदि आपका एडवांस टैक्स नहीं है, मतलब यदि आपको एडवांस टैक्स से प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते हैं तो उस केस में आपको ये इंटरेस्ट भी पे करने नहीं पड़ते, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका जो है एडवांस टैक्स का रिविजन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है हमारा अल्टरनेट मिनिमम टैक्स।
तो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स के प्रोविजन आप पे तभी एप्लीकेबल होते हैं जब आप यहाँ क्या करते हो, ऑप्शनल टैक्स रिजीम से टैक्स पे करते हो। यदि आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम 115 बीएसई में टैक्स पे करते हो तो उस केस में आपको एएमटी के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते। अब बताते हैं कि सारी जो एएमटी के प्रोविजन है एप्लीकेबल होते कब है वो बताओ, तो ध्यान रखना ये हर एक एसएससी पे एप्लीकेबल होते हैं अदर देन कंपनी को छोड़ के। कंपनी पे मैट एप्लीकेबल होता है जब फाइनल लेवल पे पढ़ते हो, तो इस केस में यहाँ पे आप इसको तो छोड़ दो, तो ये जो है एएमटी के प्रोविजन यहाँ पे सारे एसएससी पे एप्लीकेबल होंगे कंपनी को छोड़ के। यदि आप क्या करते हो, इनसे कोई भी डिडक्शन क्लेम करते हो 3580 पीजीबीपी में हम पढ़ते हैं 80 डबल जे डबल 80 क्यूक्यूबी 80 आरआरबी 10 डबल है, तो यदि इनमें से आपने कोई भी डिडक्शन क्लेम की हुई है तो उस केस में ये जो एएमटी के प्रोविजन है ये भी हमें चेक करने पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ नॉन एलिजिबिलिटी भी दी हुई है, और नॉन एलिजिबिलिटी में लिखा हुआ है कि यदि कोई इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीवाई वगैरह है और उस केस में उसका जो एडजस्टेड टोटल इनकम है वो एडजस्टेड टोटल इनकम यहाँ पे क्या है 20 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं है, तो उस केस में ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते। मान लो कोई इसका इनकम यदि 10 लाख रुपए, तो उस केस में फिर वो एएमटी के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। और यदि ध्यान रखना यदि आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में पे करते हो तो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में टैक्स पे करते हैं तो एएमटी के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते। ठीक है, अब बात आती है कि सर यदि एएमटी के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे तो कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, तो देखो जो भी आपकी टैक्स है एज पर नॉर्मल प्रोविजन है वो ले लो, और आपका 18.5% इसका एडजस्टेड टोटल इनकम का विच एवरेज हायर आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। तो सर बात आती है कि एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होती है, तो एडजस्टेड टोटल इनकम निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो भी आपकी टोटल इनकम है एज पर नॉर्मल प्रोविजन वो ले लो, उसमें जो भी आपने डिडक्शन यहाँ पे क्लेम किया वो सारे के सारे डिडक्शन आप क्या कर दो, एड बैक कर दो। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना यदि आपने 3580 का डिडक्शन लिया हुआ है उस केस में आप ये डिडक्शन तो अब आपने एड बैक कर दिया, तो उस केस में आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन अलाउेबल हो जाएगा, तो डेप्रिसिएशन आप क्या कर देना यहाँ पे अलाउ कर लेना। उसके बाद जो भी आपका यहाँ पे इनकम बचेगा वो इनकम आपका क्या बनेगा, एडजस्टेड टोटल इनकम। इस एडजस्टेड टोटल इनकम का आप 18.5% कर लेना, जो भी टैक्स ज्यादा है विच एवरेज हायर क्या करना वो टैक्स पे कर देना। लेकिन सर एक बार बताऊं, मैं तो ज्यादा टैक्स पे कर रहा हूँ, जो मेरा नॉर्मल टैक्स बन रहा है मान लो 10,000 रुपए का, और मैं टैक्स पे कर रहा हूँ एज पर एमटी 15,000, तो मैं तो 5,000 रुपए ज्यादा पे कर रहा हूँ। तो गलत हुआ ना बिल्कुल। तो इस केस में ये जो 5,000 एक्स्ट्रा पे कर रहे हो ना, इस 5,000 एक्स्ट्रा पे करने को क्या बोलते हैं आप, एएमटी क्रेडिट बोलते हैं। आप ज्यादा पे नहीं कर रहे हैं, एक तरीके से आपको यहाँ पे क्या बन जाएगा, लॉ आपको क्रेडिट दे देगा। तो जो भी आप एएमटी पेड कर रहे हो इन द एक्सेस ऑफ एक्सेस पर नॉर्मल प्रोविजन, तो उस केस में जो भी एक्सेस अमाउंट है वो आपका एएमटी क्रेडिट बन जाता है। ये एएमटी क्रेडिट को आप क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ कर सकते हो मैक्सिमम 15 असेसमेंट ईयर तक। ठीक है, सर महीनों में एक ईयर में तो क्या हुआ, मेरे को यहाँ पे मेरे पे एएमटी के प्रोविजन एप्लीकेबल हो गए क्योंकि मेरी जो इनकम थी वो 20 लाख रुपए से ज्यादा थी, लेकिन नेक्स्ट ईयर में जाके जो मेरी इनकम वो 20 लाख रुपए से कम हो गई, तो क्या उस ईयर में भी मुझे ये सेट ऑफ करने को मिलेगा, आंसर इज उस केस में भी आपको यहाँ पे जो है ये टैक्स की क्रेडिट एप्लीकेबल हो जाएगी। सर मान लो एक ईयर में जो है मैं टैक्स पे करता हूँ ऑप्शनल टैक्स रिजीम थे, तो उस केस में तो मेरे पे ऑप्शनल टैक्स रिजीम एप्लीकेबल हो गई। लेकिन नेक्स्ट ईयर में मैं क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर में मैं डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में चला गया, तो क्या अब मेरे को एएमटी क्रेडिट यहाँ पे अवेलेबल होगी, आंसर इज नो। यदि आप एक ईयर में यदि आप क्या कर जाते हो डिफॉल्ट टैक्स, यदि आप नेक्स्ट ईयर में डिफॉल्ट टैक्स रिजीम जो है उसमें शिफ्ट कर जाते हो, तो उस केस में फिर आपको एएमटी क्रेडिट है वो यहाँ पे सेट ऑफ करने को नहीं मिलेगा, फिर उस क्रेडिट को आप यहाँ पे भूल जाना। ठीक है, तो इस तरीके से छोटा सा एक टॉपिक का एएमटी का, ये एएमटी का जो क्वेश्चन है वो अक्सर पूछा जाता है आपके किसी एक डिडक्शन के साथ, या तो वो 810 डबल ए का एक क्वेश्चन होता है इस क्वेश्चन के साथ वो एग्जाम में पूछता है, या फिर 80 डबल जे डबल ए की जो डिडक्शन है इसके साथ पूछता है। एक केस सिनेरियो ध्यान रखना, एक केस सिनेरियो 25 नंबर का आपके आईसीआई की जो बुकलेट है उसमें केस सिनेरियो 25 नंबर का, उसमें 80 डबल जे डबल ए के साथ ये जो एएमटी का है टॉपिक दिया हुआ है, तो वो एक बार आप देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे नेक्स्ट हमारा टॉपिक रिवाइज करते हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10 डबल ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन का। डिडक्शन भी आपको तभी अवेलेबल होते हैं जब आप क्या करते हो, ऑप्शनल टैक्स रिजीम में क्या करते हो, टैक्स पे करते हो, तभी आपको ये डिडक्शन अवेलेबल होती है। सर ये डिडक्शन के लिए एलिजिबल एसएससी कौन है, तो ध्यान रखना कोई भी एसएससी जिसका यहाँ पे क्या है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कोई यूनिट उसने बना रखी है और वहां से उसको प्रॉफिट होता है, तो उस केस में यहाँ पे वो एलिजिबल एसएससी माना जाएगा। सर एलिजिबल इनकम क्या होती है, मतलब उसको क्या करना पड़ेगा कि उसको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाए, तो ध्यान रखना सेल्स वाली यूनिट से वो क्या करता है, एक्सपोर्टेड गुड्स करता है या फिर सर्विस करता है इंक्लूडिंग यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो उस केस में यहाँ पे क्या मिल जाएगा उसको, वो एलिजिबल इनकम उसकी मानी जाएगी। ठीक है, आप बात आती है कि सर ये जो डिडक्शन है इस डिडक्शन के लिए कुछ कंडीशंस हैं, बिल्कुल कंडीशन है, तो इस कंडीशन को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, एक मेन कंडीशन और एक अदर कंप्लाइंसेस से रिलेटेड कुछ कंडीशंस है। तो ये जो मेन कंडीशन है इसको बहुत अच्छे से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बोलता है कि जो मेन कंडीशन है ये बोलती है कि ध्यान रखना आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी मैन्युफैक्चरिंग है वो स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, जो भी आपने यूनिट एस्टेब्लिश कर रखी है स्टेज में, उसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। कब से कब तक, 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2005 के बीच में, मतलब असेसमेंट ईयर 2006-7 से असेसमेंट ईयर 2021 के बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे अपनी जो यूनिट है उसमें मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे ध्यान रखना 1 साल का आपको एडिशनल बेनिफिट मिलता है, लेकिन वो एडिशनल बेनिफिट लेने के लिए आपको कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है। ठीक है,
ये सबसे पहले बोलता है कि आपको यहाँ पे जो सेज अथॉरिटी है उससे आपको लेटर ऑफ अप्रूवल चाहिए। वो लेटर ऑफ अप्रूवल आपको यहाँ पे है, आपको यहाँ पे ऑन और बिफोर 31 मार्च 20 वो लेटर क्या होना चाहिए, इश्यू हो जाना चाहिए। और ध्यान रखना 31 मार्च जो आपका 31 मार्च 21 है, उस 31 मार्च 21 तक आपको क्या करनी पड़ेगी, अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो उस केस में आपको यहाँ पे 1 साल का एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब आप यहाँ पे जो टोटल पीरियड कितना हो गया, 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2021, ये जो एडिशनल 1 ईयर है, इसके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन, वो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि आपको यहाँ पे लेटर ऑफ अप्रूवल आपको मिलना चाहिए कब तक, 31 मार्च 20 तक। यदि ये लेटर ऑफ अप्रूवल नहीं मिला तो उस केस में फिर आपको यहाँ पे क्या नहीं मिलेगी, जो है ये एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलेगा। केस सिनेरियो नंबर 2, आपके इंस्टीट्यूट का केस सिनेरियो नंबर 2 है, वो केस सिनेरियो नंबर 2 करके देखना, वो केस सिनेरियो 2 से आपको इसका आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे आपको जो मैन्युफैक्चरिंग है वो स्टार्ट करनी है 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2020 के बीच में, और आपको 1 साल का एडिशनल बेनिफिट मिल सकता है कुछ कंडीशंस के साथ। अब बात आती है अदर कंप्लाइंसेस से रिलेटेड कुछ कंडीशन। तो कंप्लाइंस से रिलेटेड कंडीशन ये है कि जो भी आपका यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रोसीड है, तो वो आपको यहाँ पे रिसीव आपको करना है कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर और एक्सटेंडेड पीरियड। ठीक है, तो जैसे प्रीवियस ईयर 24-25 का है, तो आपको यहाँ पे 30/9/25 तक वो पैसा यहाँ पे आपको इंडिया में लेके आना है। दूसरी बात है कि आपको यहाँ पे अपना टाइमली, मतलब अपना ड्यू डेट, आपको अपना आरओआई और अपना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा। और ध्यान रखना कि आप जितनी आपकी टोटल इनकम है, टोटल इनकम से ज्यादा डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लाइंस से रिलेटेड कुछ कंडीशंस हो गई। अब बताते हैं कि सर डिडक्शन मिलता कितना है, वो बता दो। तो देखो, ये जो डिडक्शन अवेलेबल होता है सेक्शन 10 का, ये यहाँ पे आपको 15 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर का मिलता है। 15 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर आपको क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है। तो कैसे मिलता है, फर्स्ट 5 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर में आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रॉफिट का ध्यान समझना, जो भी आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट, उस एक्सपोर्ट प्रॉफिट का 100% मिल जाता है। कोई कंडीशन यहाँ पे आपको स्पेसिफिक नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट 5 ईयर्स रहते हैं, नेक्स्ट 5 असेसमेंट ईयर में आपको वही एक्सपोर्ट प्रॉफिट का आपको 50% अवेलेबल हो जाता है बिना किसी कंडीशन के साथ में। लेकिन उसके बाद के जो 5 साल है, उस 5 साल में आपको डिडक्शन मिलता है कितना, लोअर 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट। और जितना अमाउंट अपने ट्रांसफर करते हैं किसमें, सर्रा में। सर ये सर्रा क्या होता है, सर्रा को प्यार से मैं बोलता हूँ सेज री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट। तो सर्रा में जितना आपने ट्रांसफर कर दिया और 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट विच एवरेज लोअर को क्या करना पड़ता है, ये यहाँ पे आपको डिडक्शन मिलता है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो सर्रा है, सर्रा के साथ कुछ कंडीशन जुड़ी हुई है, वो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको यहाँ पे ये जो है डिडक्शन अवेलेबल होगा। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो अब बात आती है कि सर जो भी आपका डिडक्शन मिल रहा था, डिडक्शन आपको एक्सपोर्ट प्रॉफिट से रिलेटेड मिल रहा था, तो अब जानते हैं कुछ टर्म्स कि एक्सपोर्ट प्रॉफिट वगैरह क्या होते हैं। तो सबसे पहले नोट में आते हैं कि जो यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रॉफिट है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट क्या होता है, तो जो भी आपका सेज यूनिट है, सेज यूनिट का पूरा प्रॉफिट ले लो, और इसमें आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर ले लो सेज यूनिट का, डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर ले लो सेज यूनिट का, वो आपका क्या निकल जाएगा, एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकल जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये एक्सपोर्ट टर्नओवर क्या होता है, तो एक्सपोर्ट टर्नओवर का मतलब है जो भी कंसिडरेशन आपका रिसीव हुआ इन इंडिया और ब्रॉट इनटू इंडियन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज विद इन 6 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, मतलब वही 30/25 तक जितना भी आपका पैसा इंडिया में आ गया, ठीक है, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में, वो आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर में माना जाएगा। इसमें ध्यान रखना है, देखो ऑन साइट डेवलपमेंट, कस्टमर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह से रिलेटेड कोई सर्विस है, तो वो भी आपको यहाँ पे कंसीडर कर लेनी है। अब यहाँ पर 3 खर्चे आते हैं, एक तो आता है फ्रेट, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस, इंश्योरेंस एक्सपेंस और फॉरेन एक्सचेंज एक्सपेंस। तो इन खर्चों का क्या होगा, तो ध्यान रखना, यदि ये खर्चे हैं, ये तो खर्चे जितने यहाँ पे एट्रीब्यूटल कर रखे हैं, कितना डिलीवरी ऑफ गुड्स या रेंडरिंग ऑफ सर्विस से रिलेटेड आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में जितने भी आपका खर्चा है, वो खर्चा आपको यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट टर्नओवर में से भी लेस करना पड़ेगा और आपको टोटल टर्नओवर में से भी लेस करना पड़ेगा। लेकिन कितने एक्सटेंड तक करोगे, जितना आपने एट्रीब्यूट कर रखा है, कितना डिलीवरी ऑफ गुड्स और रेंडिंग सर्विस आउटसाइड इंडिया, उतना खर्चा क्या कर दोगे आप अपने एक्सपोर्ट टर्नओवर में से भी लेस करोगे और टोटल टर्नओवर में से भी लेस करोगे। कौन कौन से, फ्रेट, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस, इंश्योरेंस एक्सपेंस और यदि कोई फॉरेन एक्सचेंज एक्सपेंसेस बढ़ता है। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पे लास्ट में हमने देखा था कि जो नेक्स्ट 5 ईयर में आपको जो डिडक्शन मिलेगी, वो आपको मिलेगी कितना, सर्रा के हिसाब से, कि आपने सर्रा में कितना आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो। तो उस सर्रा से रिलेटेड कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन जानते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि जो सर्रा में आप पैसा लगा रहे हो ना, मतलब ये जो आप यहाँ पे जो रिजर्व में पैसा इकट्ठा कर रहे हो, पैसा आप यूज किस में करोगे, तो यहाँ पे आप ये पैसा यूज कर सकते हो, किस में यूज कर सकते हो, आप एक्वायर कर लो प्लांट एंड मशीनरी। लेकिन ध्यान रखना, ये एक तो प्लांट एंड मशीनरी आपके बिजनेस के लिए होनी चाहिए, मतलब आपने पर्सनल पर्पस के लिए नहीं होनी चाहिए, आपके बिजनेस पर्पस के लिए होनी चाहिए। और दूसरा यहाँ पे ध्यान रखना, जब आप इसको खरीदोगे ना, तो भैया आपको यहाँ पे पुट टू यूज हो जाना चाहिए। कब तक, विद इन 3 ईयर फ्रॉम एंड ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच रिजर्व वाज क्रिएटेड, आपका यहाँ पे पुट टू यूज का हो जाना चाहिए, अदरवाइज आपको यहाँ पे उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, ये जो सर्रा का पैसा है, रिजर्व का पैसा, आप कहाँ पे यूटिलाइज
नहीं कर सकते। वहां पे यूटिलाइज नहीं कर सकते इस पैसे को, तो ध्यान रखना इस पैसे से आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, इस पैसे को आप इंडिया के बाहर नहीं भेज सकते, ठीक है, और इस पैसे से आप इंडिया के बाहर कोई भी असेट यहाँ पे परचेज या क्रिएट नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये जो आपका सर्रा का पैसा है, सर्रा के पैसे से आप यहाँ पे कुछ चीजें नहीं कर सकते, डिविडेंड नहीं बांट सकते, रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया नहीं कर सकते, और कोई भी असेट इंडिया के बाहर क्रिएट नहीं कर सकते। बस आपको इंडिया के बाहर बिजनेस पर्पज के लिए प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है, ठीक है। दूसरी बात आती है कि जो भी आपकी डिटेल्स है प्लांट एंड मशीन से रिलेटेड, जो भी आप परचेज वगैरह करोगे, उसकी सारी डिटेल्स आपको अपने आरओआई में भी क्या करनी पड़ेगी, फर्निश करनी पड़ेगी। अब बात आती है कि सर यदि मान लो मैंने इसके पैसे को मिस यूटिलाइज किया, ठीक है, मतलब जहां मेरे को यूटिलाइज करना था वहां मैंने यूटिलाइज नहीं किया, या फिर मैंने इसको यूटिलाइज ही नहीं किया, बस पैसा इकट्ठा करके निकला, तो फिर उस केस में इसका क्या करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, यदि आपने इसको मिस यूटिलाइज किया है, तो मिस यूटिलाइज के केस में जिस ईयर में आप मिस यूटिलाइज करके उस साल में जितना आपने मिस यूटिलाइज किया है वो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, डीम्ड प्रॉफिट बन जाएगा, और उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे बात आती है नॉन यूटिलाइजेशन से रिलेटेड, यदि आपने पैसे को यूटिलाइज ही नहीं किया तो क्या होगा। तो भैया जितना पैसा आपने यूटिलाइज नहीं किया है ना 3 ईयर में, तो ध्यान रखना उस केस में आपको डीम्ड प्रॉफिट माना जाएगा, इमीडिएटली फॉलोइंग द ईयर एंड टैक्स उस पर आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका एक क्विक रिवीजन था किसका, स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA का। ये जो डिडक्शन है, ये डिडक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे केस सिनेरियो भी बन जाते हैं, इससे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। और एग्जामिनर का एक फेवरेट टॉपिक है आपके सीए इंटर लेवल पे, वो कहीं ना कहीं इसको टेस्ट करता रहता है, वो डिस्क्रिप्टिव में भी करता है, वो इसको केस सिनेरियो में भी कर सकता है। इसका केस सिनेरियो नंबर 2 है, वो केस सिनेरियो नंबर 2 वो देख लेना, क्या पता एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो आज का सेशन मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। ये क्विक रिवीजन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है ये क्विक रिवीजन शेयर करें। और ये जो छोटे छोटे क्विक रिवीजन होते हैं ना, 15 मिनट के, 20 मिनट के, 30 मिनट के, बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं एग्जाम टाइम के केस में, ठीक है। और आपको फर्दर किस टॉपिक पे ऐसे क्विक रिवीजन चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। यदि आपकी कोई भी क्योरीज वगैरह है तो आप टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लें, वहां पे अपनी क्योरीज जो है वो बताएं, मैं आपकी सारी की सारी क्योरीज हैं वो आपको क्या कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूब रिवीजन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।